आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था। आज मेरी शादी उस लड़की से हुई थी जिसे मैंने पहली ही नज़र में अपना दिल दे दिया था। उसका नाम राधिका था। उसे मैंने पहली बार एक शादी के फंक्शन में देखा था। भीड़ में भी अलग ही नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो दिल को छू जाती थी। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। कुछ ही दिनों में मैंने अपने घरवालों से बात की और फिर उसके घर वालों से रिश्ता भेज दिया। मेरी अच्छी नौकरी और सादे स्वभाव की वजह से उन्होंने भी ज़्यादा समय नहीं लिया और रिश्ता तय हो गया। 3 महीने का इंतज़ार मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर दिन बस यही सोचता था कि कब वो दिन आएगा जब राधिका मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। आज वही दिन था। शादी पूरे धूमधाम से हुई। रिश्तेदारों की भीड़, हँसी-खुशी का माहौल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें सबसे तेज़ थी क्योंकि रात को मैं पहली बार राधिका से अकेले मिलने वाला था। जब सब रस्में खत्म हुई तो मैं धीरे-धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दिल में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा राधिका पलंग पर बैठी हुई थी। दुल्हन के जोड़े में है और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने सोचा वह शर्म के कारण चुप होगी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन उसने हल्के से अपना हाथ खींच लिया। मुझे लगा शायद वह झिझक रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें कभी दुःख नहीं होने दूँगा। मैं उससे बातें करता रहा, उसकी तारीफ़ करता रहा, लेकिन वह चुप ही रही। उसके चेहरे पर खुशी भी की जगह एक अजीब-सी घबराहट थी। तभी उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। कुछ देर पहले जो खुशी थी, वह धीरे-धीरे चिंता में बदलने लगी। मैंने सोचा शायद वह थकी हुई होगी, लेकिन मन के किसी कोने में यह भी ख्याल आया कि कहीं वह मुझसे दूर रहने का कोई बहाना तो नहीं बना रही। मैंने उसे आराम करने को कहा और दवाई लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। घर में उस समय सन्नाटा था, सब लोग सो चुके थे। मैं दवाई ढूँढ ही रहा था कि तभी मेरे भाई ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ, बस राधिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला कि ऐसा अक्सर होता है, नई दुल्हन पहली रात को घबरा जाती है और कभी-कभी बहाने भी बना लेती हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैं वापस कमरे में गया और राधिका को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। फिर खुद बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। सोचते-सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह माँ की बात से मेरी आँख खुली। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? मैंने बात को टाल दिया और कमरे में चला गया। जब मैं अंदर गया तो राधिका बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। मेरी नज़र अचानक बिस्तर पर पड़ी, जहाँ कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें देखकर मैं उलझन में पड़ गया। मेरा मन बेचैन हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी राधिका बाहर आई। मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वह घबरा गई और कुछ भी साफ नहीं बता पाई। उसकी चुप्पी ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैंने उससे थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, लेकिन वह बस यही कहती रही कि मुझे कुछ समय दे दो, मैं सब समझा दूँगी। उसकी ये बात मेरे लिए और उलझन भरी थी। मैं गुस्से और दुःख के बीच फँसा हुआ था। मैं उससे नाराज़ भी था और उसके लिए परेशान भी। मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरे मन में तरह-तरह के ख़्याल आ रहे थे। क्या वह मुझसे कुछ खुश नहीं है? क्या उसने मजबूरी में शादी की है या कोई और वजह है? मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। मैंने घर से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। रात भर मैं यूँ ही घूमता रहा, अपने ही सवालों में उलझा हुआ। सुबह जब घर लौटा तो सब सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई भी इस बारे में कुछ जाने। दिन बीतने लगे, मैं फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे और राधिका के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। वह घर के सभी लोगों का ख्याल रखती थी, सबके साथ अच्छे से बात करती, लेकिन मेरे सामने आते ही जैसे चुप हो जाती थी। रात को वह किसी न किसी बहाने से मुझसे दूरी बना लेती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। मेरे मन में शक और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आया। जब मैं कमरे में गया तो राधिका वहाँ नहीं थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मेरे भाई के साथ बाहर गई है। ये सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के सवाल और गहरे हो गए। थोड़ी देर बाद जब राधिका वापस आई तो उसने कहा कि वह डॉक्टर के पास गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब मेरे मन में शक साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन मैं फिर भी चुप था। उस दिन के बाद मेरे मन में जो हलचल शुरू हुई थी, वह अब धीरे-धीरे एक बोझ बनती जा रही थी। मैं बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर कई सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। राधिका का व्यवहार समझ से परे था। वह घर के हर सदस्य के साथ सहज थी, लेकिन मेरे सामने आते ही जैसे कोई दीवार खड़ी कर लेती थी। मैं कई बार सोचता कि उससे शांति से बात करूं, लेकिन हर बार उसके चेहरे की घबराहट मुझे रोक देती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे सवाल उसे और ज़्यादा असहज न कर दें। दिन बीतते जा रहे थे और हमारे बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही थी। एक ही कमरे में रहते हुए भी हम दो अजनबियों की तरह हो गए थे। रात को भी जल्दी सोने का बहाना कर लेती और मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर छत को देखता रहता। मेरे मन में कभी गुस्सा आता तो कभी दुख और कभी खुद पर ही अफसोस होता।
कि मैंने बिना पूरी तरह समझे इतने बड़े फैसले कैसे ले लिया। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो मन बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था। बार-बार वही बातें याद आ रही थी। आखिर मैंने तय किया कि आज थोड़ा जल्दी घर लौटूँगा और किसी तरह सच्चाई जानने की कोशिश करूँगा। मैं दोपहर में ही घर वापस आ गया। घर में शांति थी। मैंने सोचा शायद सभी लोग अपने-अपने काम में होंगे। मैं सीधे अपने कमरे में गया, लेकिन वहाँ राधिका नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह किचन में होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। मेरा दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई, तभी माँ सामने आई और बोली कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा कि बस काम जल्दी खत्म हो गया। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि राधिका कहाँ है? माँ ने सहजता से कहा कि तुम ही तो उसे अपने भाई के साथ भेज कर गए थे। वह थोड़ा बाहर का काम था, इसलिए दोनों साथ चले गए। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मेरे चेहरे पर आई हल्की सी हैरानी को मैंने तुरंत संभाल लिया और कहा हाँ हाँ, याद आया, मैं ही भूल गया था। काम के तनाव की वजह से दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। माँ ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने ऐसा कब कहा था? और अगर नहीं कहा था, तो फिर राधिका मेरे भाई के साथ क्यों गई थी? मेरे मन में शक अब और गहरा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक रहा था, क्योंकि मैं बिना सच्चाई जाने कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता था। लगभग 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और राधिका अंदर आई। वह मुझे देखकर थोड़ा चौंकी, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी घर पर मिलूँगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई थी। मैंने बस सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो घबराहट थी वह साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से अपना पर्स और फ़ोन टेबल पर रखकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में वह डॉक्टर के पास गई थी या फिर कोई और बात थी। तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर मन में उठते सवालों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उसका फ़ोन उठाया और हाल की कॉल्स देखने लगा। एक नंबर बार-बार दिख रहा था, जो उसकी बहन के नाम से सेव था। लेकिन समय कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा। मैंने बिना ज़्यादा सोचे वही नंबर मिलाया। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही कॉल लगी, सामने से एक अनजानी आवाज़ आई। वह आवाज़ न तो उसकी बहन की थी और न ही घर के किसी और सदस्य की। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया और बिना कुछ बोले कॉल काट दी। मेरे हाथ हल्के से काँप रहे थे। अब मेरे मन का शक और गहरा हो गया था। तभी मुझे वॉशरूम से आने की आहट सुनाई दी और मैंने तुरंत फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। लेकिन जल्दी में फ़ोन मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर राधिका बाहर आई और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हाथ से छूट गया। लेकिन मेरे चेहरे पर जो तनाव था, वह शायद उसे छिप नहीं पाया। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, क्या आप परेशान लग रहे हैं? अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने उसे शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा कि वह कहाँ गई थी और किससे बात कर रही थी? मेरा सवाल सुनते ही उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं उसके बारे में गलत न सोचूं। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर मेरा मन और उलझ गया। अगर सब ठीक है, तो फिर वह साफ-साफ क्यों नहीं बता रही? मैं उसे देखता रहा और वह बस चुपचाप रोती रही। कुछ पल बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ती सी लगी। वह कमज़ोर होकर ज़मीन पर बैठ गई। मैं घबरा गया, लेकिन साथ ही मेरे मन में उठते सवाल भी कम नहीं हो रहे थे। मैंने तुरंत घरवालों को बुलाया और हम सब उसे पास के अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने जाँच के बाद कहा कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ। उसे आराम और सही खान-पान की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर घरवालों ने राहत की सांसें ली, लेकिन मेरे मन का बोझ अब भी वही का वही था। अस्पताल से वापस आते समय मैंने तय कर लिया कि अब मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूँगा। मैं उसे समय दूँगा और खुद भी सच्चाई जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मुझे सही जवाब नहीं मिला, तो मैं रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। घर लौटने के बाद माहौल सामान्य था, लेकिन मेरे और राधिका के बीच की दूरी अब और साफ नज़र आने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से नज़र चुराते थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार खुद को रोक लेती थी और मैं सुनना चाहता था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिन धीरे-धीरे बीतते रहे थे और मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, या आखिर राधिका मुझसे क्या छुपा रही है और क्यों? समय बीतता जा रहा था, लेकिन मेरे मन के सवाल वहीं के वहीं खड़े थे। मैंने खुद को काम में व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी मैं घर लौटता, सब कुछ फिर से सामने आ जाता। राधिका का चुप रहना, उसकी नज़रें चुराना और हर बार कुछ कहकर रुक जाना, ये सब मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अब हमारे बीच बातचीत लगभग ख़त्म हो चुकी थी। हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन जैसे 2 अलग दुनिया के लोग बन गए थे। वह अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती रही और मैं बस दूर से उसे देखता रहता। कई बार मुझे लगता कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता, जिससे मेरा शक फिर जाग जाता। एक शाम मैं ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी घर लौटा।
मौसम हल्का ठंडा था और घर में शांति थी। मैंने सोचा आज बिना कुछ बोले मैं बस देखूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने देखा राधिका तैयार हो रही थी। उसने सादे कपड़े पहने थे लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। इस बार मैंने बिना कुछ बोले उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगा। उसने सड़क से एक ऑटो लिया और मैं अपनी बाइक से पीछे पीछे चलता रहा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था जैसे कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। कुछ ही देर में ऑटो एक छोटे से क्लिनिक के सामने जाकर रुका। राधिका उतरी और अंदर चली गई। मैं कुछ पल बाहर खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल शांत था। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुझसे पूछा कि किससे मिलना है। मैंने राधिका का नाम लिया तो उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आप यह रिपोर्ट डॉक्टर के कैबिन में दे दीजिए, वह वही है। मैंने फाइल हाथ में ली लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे मन में डर भी था और बेचैनी भी। मैं धीरे धीरे डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। राधिका वहाँ बैठी थी और मुझे देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में डर और राह दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने बिना कुछ कहे वह फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कांपते हाथों से फाइल ली और कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली कि अब तुम्हें सब सच जान ही लेना चाहिए। उसकी आवाज़ में एक थकान थी जैसे वह लंबे समय से ये सब अपने अंदर दबा कर रखी हुई थी। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसकी बात सुनने लगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा स कि वह मुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह मजबूर हो गई। उसने बताया कि जब वह छोटी थी, तभी उसे एक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी समय तक इलाज लेना पड़ा। जैसे-जैसे वह बड़ी हुई, समस्या कुछ समय के लिए ठीक हो जाती, लेकिन फिर अचानक बढ़ जाती। उसने कहा कि जब हमारी शादी की बात चली, तो उसने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन घर की परिस्थितियों और अपने भविष्य की चिंता के कारण वह चुप रह गई। डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि वह कुछ समय तक पूरा इलाज करे और इस दौरान खुद को आराम दे और किसी भी तरह का दबाव न ले। उसने यह भी बताया कि शादी के बाद कुछ समय तक उसे सावधानी बरतनी जरूरी थी ताकि उसकी सेहत पूरी तरह ठीक हो सके। इसलिए वह हर बार मुझसे दूरी बना रही थी, लेकिन वह ये सब सीधे कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं गलत न समझ लूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा कि वह हर दिन इस डर में जी रही थी कि कहीं मैं सच्चाई जाने बिना ही उसे गलत न समझ बैठूं। उसने ये भी बताया कि जिस नंबर पर मैंने कॉल किया वह उसकी बहन का नहीं बल्कि डॉक्टर का असिस्टेंट था, जिससे वह अपनी रिपोर्ट और दवाइयों के बारे में बात करती थी। उसने जानबूझकर वह नंबर दूसरे नाम से सेव किया था ताकि घर में कोई बार बार सवाल न करे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। मुझे अपने उन सभी ख्यालों पर शर्म आ रही थी जो मैंने उसके बारे में बनाए थे। मैंने अपने ही मन में कितनी कहानियां बना ली थी बिना सच्चाई जाने। मैंने उस पर शक किया, उससे दूरी बना ली और खुद भी परेशान होता रहा। मैं कुछ पल तक कुछ नहीं कह पाया, बस उसे देखता रहा। वह रोते हुए कह रही थी कि उसने कभी मेरा भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की। वह बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी ताकि सब कुछ ठीक होने के बाद मुझे सच बता सके। कमरे में खामोशी छा गई। उस पल मैं बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ बदल चुका था। राधिका की हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे अपने ही ख्याल मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे। मैंने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था, उसी पर बिना पूरी सच्चाई जाने मैंने शक किया, उसे गलत समझा और उससे दूरी बना ली। मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया और कुछ पल तक उसे देखता रहा। वह अब भी रो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था, जैसे वह अब भी सोच रही हो कि मैं उसे स्वीकार करूँगा या नहीं। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार उसने अपना हाथ नहीं खींचा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और एक डर भी। मैंने शांत आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपने ही सवालों में उलझा रहा और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर वह और भावुक हो गई और बोली कि गलती उसकी भी थी। उसे पहले ये सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं उसे गलत न समझ लूँ। हम दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, जैसे इतने दिनों की दूरी एक ही पल में ख़त्म हो रही हो। मैंने उससे वादा किया कि अब हम दोनों किसी भी बात को छुपाएंगे नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। डॉक्टर ने भी कहा कि हम उसकी सेहत पहले से बेहतर है, बस थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले तो मुझे लगा जैसे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। रास्ते में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन अब खामोशी में भी सुकून था। घर पहुंचने के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं था, बल्कि उससे भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। मैं अब उसे समझने लगा था और वह भी खुलकर मुझसे बात करने लगी थी। धीरे-धीरे हमारे बीच की सारी गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो गई और हम दोनों एक नई शुरुआत करने लगे। समय के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी कि किसी भी रिश्ते में भरोसा और धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। कई बार जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं, उनके पीछे कोई ऐसी सच्चाई होती है जिसे हम
बिना समझे ही गलत ठहरा देते हैं। अगर उस समय हम थोड़ा रुक कर सामने वाले की बात सुन लें, तो शायद कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। मैंने महसूस किया कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता और हर परिस्थिति को समझने के लिए समय देना ज़रूरी होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे अपनी वही गलतफ़हमियाँ याद आती हैं और साथ ही यह भी याद आता है कि अगर उस दिन मैंने सच जानने की कोशिश न की होती, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ खो देता। राधिका अब सिर्फ़ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने का वादा निभा रहा था। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हालात ऐसे बनते हैं, जहाँ हमें सिर्फ़ आधा सच दिखाई देता है और हम उसी के आधार पर पूरी कहानी बना लेते हैं। लेकिन असली समझदारी यही है कि हम पूरा सच को जानने की कोशिश करें और अपने रिश्ते को भरोसे और प्यार से सँभालें। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।